नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन चैनल पर। जैसे कि हमने आपका लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट किया था, आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, कुछ डाटा है उसको अच्छे से तरीके से संवार के रखना, उसी को कहते हैं डाटा हैंडलिंग। मतलब कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम कुछ बंदों की या कुछ टीचर्स की मान लीजिए कुछ लोग हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स हैं, हमने 10 फ्रेंड्स की एज पता की, सब फ्रेंड्स की एज पता की, वो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबकी एज हमको पता चल गई। अब उसको अच्छे से टैबुलर फॉर्म में या फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में अपने पास संभाल के रखना, उसको कहते हैं डाटा हैंडलिंग। ठीक है, इसी तरह के हम कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे और डाटा हैंडलिंग के बारे में समझेंगे। सबसे पहले डाटा हैंडलिंग में क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले तो आ जाता है कलेक्टिंग डाटा। ठीक है, कलेक्टिंग डाटा क्या होता है? डाटा कलेक्टिंग डाटा मतलब कोई भी चीज़ का आप डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमने एज का डाटा कलेक्ट किया, या आप ऐसे कर सकते हैं कि कोई वनडे सीरीज चल रहा है इंडिया का। ठीक है, इंडिया का किसी भी कंट्री के साथ वनडे सीरीज चल रहा है। आपने क्या किया, इंडिया के जितने भी प्लेयर्स खेल रहे थे उस सीरीज में, सबके डाटा कलेक्ट किया कि किसने कितने रन बनाए और किस प्लेयर ने कितने विकेट्स लिए, किसने कितने कैचेस लिए, वो सारा हमने डाटा इकट्ठा कर लिया है। उसको उसके बाद हमको कैसे संभाल के रखना है या कैसे उसको ऐसे मतलब ऐसे फॉर्म में रखना है जिस फॉर्म में ताकि सब लोग इजीली समझ सकें। ठीक है, उसको हमने रीअरेंज कर दिया, किसमें? बार ग्राफ में रीअरेंज कर दिया। बार ग्राफ आपका इस चैप्टर में एक टॉपिक आएगा कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो उसमें हम अच्छे से सीखेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। या फिर टैबुलर फॉर्म में लिख लिया कि कुछ प्लेयर्स के नाम लिख दिए और उसमें कितने रन्स उन्होंने किए हैं उस सीरीज़ में और उन्होंने टोटल विकेट्स कितनी लिए हैं। ये हो गया हमारा टैबुलर फॉर्म। ठीक है, इस तरह से जैसे हम कलेक्टिंग डाटा हो गया। कलेक्टिंग डाटा के बाद अगर हम बात करें उसको कैसे हमने दिखाना है, कलेक्टिंग डाटा के बाद वो आ जाता है। जैसे कि हम बात करें, अगर हमने एजेस इकट्ठी की, उसके बाद हमने उसको रीअरेंज किया कि नहीं किया, वो सब आ जाएगा। ठीक है, कलेक्टिंग डाटा के बाद आ जाएगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन, कैसे हम उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस तरह से संभाल के रख रहे हैं, ऑर्गेनाइज करना है या फिर रीअरेंज करना है, वो सब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाता है। उसके बाद कुछ टर्म्स आती हैं जैसे अर्थमेटिक मीन हो गया, रेंज हो गया, मोड हो गया, मीडियन हो गया। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज फर्स्ट से रिलेटेड टर्म्स पढ़ेंगे जो कि आपकी हैं रेंज और अर्थमेटिक मीन। ये दो टर्म्स को आज हम अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले हम कलेक्टिंग डाटा करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करते हैं डाटा को। ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? उसको या तो टैबुलर फॉर्म में लिखते हैं या फिर उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन करना, उसका ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, ये तो हो गया आपकी दो टर्म्स जो हमने डाटा हैंडलिंग में यूज़ करनी है बहुत ज़्यादा। इसके बाद मीडियन क्या होता है और मोड क्या होता है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद हमने आज जो पढ़ना है वो है अर्थमेटिक मीन, और आपको पढ़ना है अर्थमेटिक मीन के बाद रेंज। ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हमने डाटा कलेक्ट किया, कोई भी डाटा क्या है, एज ऑफ 10 फ्रेंड्स। अपने कोई भी फ्रेंड्स के एजेस ले लो, ये आ गया 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th और 10th, ये आपके फ्रेंड्स की एजेस आ गई। अब एजेस हमने कैसे लिखनी है? जैसे फर्स्ट की एज है 22, देन 17, देन 16, 14, 23, 21, 27, देन 15, देन 14, देन 16। देखो ये 10 फ्रेंड्स की एजेस आ गई। अब देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने डाटा कलेक्ट किया, इसको ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? इसमें हम लिख सकते हैं क्या कि ये हमारा फ्रेंड्स हो गए। ठीक है, ये होगी एजेस। ठीक है, एज हो गई। ठीक है, एज, पहली एज देखो, इसको पहले तो हम रीअरेंज कर देते हैं। कैसे? इसको हम रीअरेंज कर देते हैं कैसे? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे छोटा आ जाएगा 14। ठीक है, 14 आ गया। देन उसके बाद 15 है, 15 कितने बार आ रहा है? एक बार। देन 16 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। ठीक है, उसके बाद 17 आ रहा है,
17 के बाद 18 नहीं आ रहा है, 19 भी नहीं आ रहा है, 20 भी नहीं आ रहा है, 21, देन 22, ठीक है, देन 23, देन 27। ये आपकी 10 फ्रेंड्स की एज आ गई। जो ये पहले एज थी रैंडमली हमने लिखी थी, डाटा कलेक्ट किया था, अब हमने उसको रीअरेंज कर दिया इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, ये आ गई 14 एज, इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये देखो एज, ठीक है, 14, 15 हमारे फ्रेंड्स की सारी एज लिख लेंगे, 16, 17, 21, 22, 23 एंड 27। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड्स, नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने लोगों की 14 एज है, 2 की, 15 कितने की है, 1 की, 16 कितने की है, 2 की, 17 कितने की है, 1 की, देन 1 1 1 1। ये हो गया टेबुलर फॉर्म में। कितने फ्रेंड्स की एज 14 है, 2 फ्रेंड्स की, ये टेबुलर फॉर्म में हो गया। अब हमको देखना आसान हो गया ना, इसी को कहते हैं हम क्या, ऑर्गेनाइज करना अच्छे से। इसके बाद आपको क्या समझना है, इसमें क्या होता है, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक को ए से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, सबसे पहले अर्थमेटिक मीन में क्या करेंगे, सबकी एजेस को प्लस कर देंगे, मतलब 14 प्लस 14 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 16, देन 17, 21, 22, 23, 27, सबको ऐड कर देंगे, ठीक है। यहां पे लिख देंगे सम ऑफ ऑल एजेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला सबके लिए नहीं है, ये फॉर्मूला सिर्फ इस ग्राफ के लिए है। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, जितनी भी आपके पास जो वैल्यूज है ना, सारी की सारी जो डाटा आपने कलेक्ट किया, सारी वैल्यूज को ऐड कर दो और कितनी वैल्यूज हैं उसका नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दो। जैसे टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं, 10 है, 10 फ्रेंड्स हैं, 10 फ्रेंड्स का सम, एजेस का सम करके उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, वो क्या आ जाएगा आपका अर्थमेटिक मीन। वहीं हम रेंज की बात करें, रेंज की बात करें, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट एज। आपके सब फ्रेंड्स में सबसे हाईएस्ट एज क्या है, 27 है, हाईएस्ट एज माइनस सबसे लोवेस्ट एज क्या है, 14 है। तो रेंज क्या आ गई आपकी, 14 माइनस 21 आ गई 13। 13 क्या हो गई, रेंज हो गई आपके फ्रेंड्स की एज की रेंज, कि वो 13 ईयर्स इनकी रेंज है। हम इसी के साथ मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज फर्स्ट पे। उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमने सॉल्व आउट करना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हम कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे। तो मूव ऑन करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3.1 पे। आपकी एक्सरसाइज 3.1 क्या कहता है, 3.1 एक्सरसाइज देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेंज ऑफ द हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। आपके ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, हम एग्जाम्पल के तौर पे कुछ भी लेके कर सकते हैं, लेकिन ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको सेकंड क्वेश्चन कराता हूँ, उसी से देख के आपने फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि सेकंड क्वेश्चन हमने कैसे किया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपने खुद करना है ट्राई, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उसने कुछ मार्क्स दिए हैं क्लास असेसमेंट में, ठीक है। मार्क्स क्या हैं देखो, 4, देन 6, 7 5 3 5, 7 5 3 5, 7 5 3 5, 4 5 2 6, 4 5 2, then 6, 4 5 2 6, then 2 5 1 9, 2 5 1 9, 2 5 1 9, 6 5 8 4, 6 5 8 4, 6 5 8 4 के बाद है 6 और 7, 6 और 7। ये कुछ मार्क्स हैं, ठीक है। क्लास असेसमेंट में आपको मार्क्स मिले, ठीक है, वो मार्क्स इसमें लिख दिए हमने। अब क्या बोल रहा है कि इसको ऑर्गेनाइज करो, तो ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे करेंगे देखो। हाँ, मार्क्स सबसे पहले लिखो, मार्क्स मार्क्स क्या क्या आ रहे हैं, 4 6 5, मिनिमम क्या है 2 1 है, 1 2 3, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, देन 5 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है और 9 भी आ रहा है, 10 नहीं आ रहा है कहीं भी, ठीक है। ये हो गए मार्क्स, क्या क्या असेसमेंट में मार्क्स आए हैं। उसके बाद देखेंगे कि रेपिटेशन कितनी हो रही है,
रेपिटेशन कितनी हो रही है इसकी, मार्क्स की रेपिटेशन कितनी हो रही है। 1 कितनी बार आ रहा है, एक बार। 2 कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार, दो बार, 2 बार 2 आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, एक बार 3 आ रहा है। 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2, 2 बार 4 आ रहा है। 5 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 बार 5 आ रहा है। 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 और 3 और 4 बार 6 आ रहा है। 7 कितनी बार आ रहा है, 1 एंड 2 बार 7 आ रहा है। 8 कितनी बार आ रहा है, 8 आ रहा है आपका एक बार। 9 कितनी बार आ रहा है, 9 एक बार आ रहा है। ठीक है, ये तो होगी आपकी मार्क्स और रेपिटेशन कितनी हो रही है उसकी। मान लो 1 मार्क्स एक ही स्टूडेंट का आ रहा है, 2 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स के आए, 3 मार्क्स एक स्टूडेंट के आए, इसी तरह 5 मार्क्स 5 स्टूडेंट्स के आए। ये हो गई आपकी मार्क्स और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और रेपिटेशन। उसके बाद बोल रहा है विच नंबर इज हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर क्या है इसका। ए पार्ट देखिए, ए पार्ट क्या क्या कह रहा है, हाईएस्ट नंबर क्या है, हाईएस्ट नंबर क्या है, 9 है। 9 हाईएस्ट मार्क्स लेके आ रहा है बच्चा, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है विच नंबर इज द लोएस्ट, बी। लोएस्ट नंबर क्या हो जाएगा इसमें, आपको देखने से पता चल रहा है कि 1 मार्क्स लोएस्ट है इसमें। उसके बाद सी कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज, रेंज मैंने आपको क्या बताया था, रेंज क्या होता है, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। हाईएस्ट क्या है इसमें, 9 है, लोवेस्ट क्या है, 1 है, तो आपका आंसर आ जाएगा 8 आपकी रेंज हो जाएगी। उसके बाद डी पार्ट में क्या कह रहा है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज देखेंगे कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने, मतलब कितने स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में जिनके मार्क्स आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये हैं आपके 20। इसके बाद हम सम ऑफ ऑल मार्क्स करेंगे, सम ऑफ मार्क्स, सम ऑफ मार्क्स कितने हो जाएंगे, देखो इसको सम कर दो। 4 + 6 10 17 22 then 25 30 34 39 41 47 49 54 then 55 then आपका 64 then 70 75 then 8 हो गया 83 एंड 7 90 10 + 10 आपका हो गया 100। सम कितना आ गया, सबको सम कर दिया तो 100 आ गया। अब अर्थमेटिक मीन AM लिख दे रहा हूँ। अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम डिवाइड बाय टोटल वैल्यूज। क्या होता है, सम क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, टोटल वैल्यूज कितनी है 20, तो अर्थमेटिक मीन क्या आ जाएगा 5। 100 को 20 से डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, अर्थमेटिक मीन आपका आ गया 5। तो आप समझ गए किस तरह से हमने इसको टेबुलर रिप्रेजेंटेशन में लिखा है और कैसे हमने आंसर निकाले हैं। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। देखो क्या कर रहा है, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स लिखो पहले तो, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से। 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 होल नंबर्स हो गए। अब उसने पूछा क्या है, फर्स्ट 5 होल नंबर्स में से उसने क्या पूछा है, मीन पूछा है। व्हाट इज द मीन, मतलब अर्थमेटिक मीन क्या है फर्स्ट 5 होल नंबर्स का। तो अर्थमेटिक मीन होता है क्या, देखो मीन लिखते हैं डायरेक्ट, अर्थमेटिक मीन काफ़ी लंबा हो जाता है। मीन क्या होगा इसका, सम अपॉन टोटल नंबर्स, टोटल नंबर। सम क्या हो जाएगा, देखो 4 + 3 7 7 + 2 9 + 1 10, यह आ गया आपका 10 10 + 0 10 होता है। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5, तो आपका मीन क्या आ गया 2। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। था इजी, कुछ भी हार्ड था, आपको मीन निकालना आ गया, रेंज निकालना आ गया, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर और करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो,
फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स, तो इनिंग्स लिख लेते हैं पहले। हमने क्या लिखना है पहले? इनिंग्स। हम टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं इनिंग्स। फर्स्ट इनिंग, सेकंड इनिंग, कितनी इनिंग्स खेली है उसने? 8 इनिंग्स। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 8 इनिंग खेली। उसमें उसने रन कितने कितने मारे देखो, 58 फर्स्ट इनिंग में थे, 58 सेकंड इनिंग में थे उसके 76, देन थर्ड इनिंग में थे उसके 40, देन फोर्थ इनिंग में से 35, ठीक है, देन 46 फिफ्थ इनिंग में, सिक्स्थ इनिंग में थे उसके 45, सेवन्थ इनिंग में थे उसके 0 और एट्थ इनिंग में थे उसके 100 रन। इतने रन्स, ये वो आपका क्या आ गया? रन स्कोर्ड। ये आ गया आपका क्या? रन्स। ठीक है, इसको आप यहाँ पे लाइन भी लगा सकते हैं, टेबुलर फॉर्म में बना रहे हैं तो। ये आप गया कितने आ गए? इनिंग्स आ गया, रन्स आ गया। अब उसने क्या पूछा है? फाइंड द मीन स्कोर। मीन स्कोर फाइंड आउट करना है। तो मीन क्या होता है इसका? अगर हम मीन निकालेंगे तो मीन कैसे निकालते हैं? हमको पता है मीन कैसे निकालते हैं। सम ऑफ ऑल रन्स स्कोर्ड इन 8 इनिंग्स। कितनी इनिंग्स खेली थी? 8 इनिंग्स खेली थी। तो 8 इनिंग्स का सम करके डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स। कितना हो गया देखो? 8 इनिंग्स क्यों लिखा? क्योंकि उसने 8 इनिंग्स ही खेला था और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स भी 8 हो जाएंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? सम कर दो इसका। 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 100। तो देखो इसको सम कर दो। ये आ गया आपका 8 6 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 6 25 प्लस 5 30। ये आ गया आपका 0 एंड 3 कैरी। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 7 आपका आ गया 15, 15 प्लस 4 19 प्लस 3 22 प्लस 4 26 प्लस 4 30, 30 और ये आ गया आपका 0 और 3 इधर गया तो आ गया 300। ये हो गया टोटल नंबर ऑफ रन्स। उसने 8 इनिंग्स में कितने रन मारे? 300 रन्स मारे। ठीक है, 8 इनिंग्स में 300 रन मारे। अब बात करते हैं इसकी टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितने खेली उसने? 8 इनिंग्स खेली। तो मीन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32 होता है। तो 8 3 ज़ा कितना हो जाएगा? 24। 8 3 ज़ा 24 होता है। तो ये आ गया 8 3 ज़ा 24, देन 60, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56। ये आ गया 7.5। आपकी मीन कितना आ गया? 37.5। 37.5 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपने मीन निकालना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उसने एक टेबल दिया है, ठीक है, वो टेबल में से हमको वैल्यूज देखनी है और फाइंड आउट करना है आंसर्स क्वेश्चन जो उसने दिया है उसका। ठीक है, देखते हैं क्या क्या फाइंड आउट करने को कह रहा है। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं। 5th क्वेश्चन का टेबल देखिए पहले। पहला क्या है? प्लेयर। प्लेयर कितने प्लेयर हैं? ए बी और सी। ए प्लेयर है, बी प्लेयर है और सी प्लेयर है। ठीक है, उसके बाद गेम कितनी खेली हैं? ठीक है, गेम्स कितनी खेली हैं? गेम्स कितनी खेली हैं इसने? ए वाले ने 14 खेली हैं, बी वाले ने 0 खेली है। अच्छा, गेम 1, सॉरी, टोटल 4 गेम खेली हैं। उसमें से हमको देखना है कि किसने कितने स्कोर किए। 3 प्लेयर हैं तो यहाँ पे लिखते हैं गेम 1, देन गेम 2, गेम 3 एंड गेम 4। ठीक है, 4 गेम हो गई। अब ए वाले ने पहली गेम में 14 स्कोर किए, ठीक है, और बी वाले ने 0 किया। सी वाले ने कितने किए? 8 किए। उसके बाद सेकंड गेम में 16 किए ए वाले ने और बी वाले ने किए 8, सी वाले ने किए कितने? 11। देन थर्ड गेम में इसने किए 10, ए वाले ने किए 10 और बी वाले ने किए 6 और सी वाला नॉट प्लेड, ये खेला ही नहीं।
ठीक है। उसके बाद गेम नंबर 4 की बात करें, इसने स्कोर किया, ए वाले ने 10, बी वाले ने 4 और सी वाले ने किए 13। ये आपको टेबल समझ आ गया। ये 3 प्लेयर्स हैं और ये 4 गेम इन्होंने खेली, उसमें से कितने कितने स्कोर किए। बस थर्ड गेम में सी वाला प्लेयर नहीं खेला था, इतना याद रखना। इसको फिर से अच्छे से लिख देता, नोट प्लेड, यहां लिख देते डिड नॉट प्ले, डिड नॉट प्लेड। ठीक है। अब वो पूछ के रहा है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। मीन निकालना है ए का एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। ठीक है। मीन कैसे निकालते हैं आपको पता है, ए पार्ट है इसका, देखो मीन ऑफ ए का मीन कैसे निकालेंगे, ए ने कितनी गेम खेली, टोटल 4, तो नीचे तो आ जाएगा 4। ऊपर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल गेम्स में कितना कितना स्कोर किया, 14 + 16 कितना आ गया, 30, देन 40, देन 50। बिल्कुल सही है, 14 + 16 30 होता है, देन 20 50 हो गया। ये आपका देखो सॉल्व करने में क्या आएगा, 4 1 4, देन 10, 4 2 8, देन 12.5, 12.5 + 12.5 25, 25 × 2 आपका आ गया 50। ये आ गया मीन ऑफ ए। ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट 3 और बाई 4। वाई पूछ रहा है कि सी के लिए हम मीन निकालने के लिए क्या करेंगे। फिर से देखो, ध्यान से देखो, आपका बी पार्ट क्या, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि जो सी प्लेयर है वो तो देखो थर्ड गेम में खेला नहीं था, तो इसको हम मीन निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे या 4 से करेंगे। तो पहली बात आप ध्यान से देखिए कि अगर सी 4 मैचेस में से 3 ही मैच खेल रहा है तो उसका जो मीन निकलेगा वो 3 में से तो निकलेगा, 4 में से थोड़ी निकलेगा। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, बाय 3 और 4 बाय 3 से डिवाइड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि 1 मैच इज नॉट, वाज नॉट, नहीं खेला था, वाज नॉट प्लेड बाय सी प्लेयर, बाय प्लेयर सी। ठीक है, समझ आ गया आपको। क्यों, क्योंकि वो एक गेम खेला नहीं था, इसीलिए बाय 3 से डिवाइड करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउएवर वुड यू फाइंड द मीन। हाँ, निकाल सकते हैं ना मीन। उसने बोला है कि बी प्लेयर चारों गेम्स खेला था, क्या हम उसका मीन निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। मीन ऑफ बी क्या, कैसे निकालेंगे, मीन ऑफ बी क्या आ जाएगा, पहले गेम में 0 खेला था, बाकी गेम में 8 + 6 + 4, 6 + 4 10 + 18, ये आ गया 18 डिवाइड बाई 4। 4 से इसीलिए डिवाइड किया, वो पहले गेम में खेला था लेकिन रन उसने एक भी नहीं बनाया था, तो इसका आंसर आ जाएगा 4 4 16 + 5, 4.5 इसका मीन हो जाएगा। ठीक है, बी का। अब बात करें फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है वो कि हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। अब देखो, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर की बात करें तो आप तीनों का मीन निकालो। ए का मीन निकाल दिया हमने, ए का मीन आ रहा है 12.5, बी का मीन कितना आ रहा है, बी का मीन आ रहा है 4.5, सी का मीन हमने निकाला नहीं है, पहले सी का मीन निकालो। यहाँ पे लिखो पहले मीन ऑफ सी। मीन ऑफ सी कितना आ रहा है, ये आ रहा है आपका 8 + 11 + 13, 13 + 11 हो गया 24 + 8 32, 32 डिवाइड बाई 3, 3 1 = 3, देन 0, ठीक है, देन 23 6 = 18, 10.66। ठीक है, मीन ऑफ सी कितना आ गया, 10.66। समझ आ गया आपको 10.66 कैसे आया। ठीक है, 32 डिवाइड बाई 3 किया सी को हमने, क्योंकि वो चौथा मैच नहीं खेला था, इसलिए 3 से डिवाइड किया, मीन ऑफ सी निकल गया। अब देखो एवरेज यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करना है ना हमको, बेस्ट प्लेयर निकालना है। बाय कंपेयरिंग एवरेज स्कोर ऑफ प्लेयर ए इज हायर, therefore player A is the best
प्लेयर, ठीक है। इसमें यही पूछा है कि बेस्ट परफॉर्मर क्या है, प्लेयर ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर यही पूछा था उसने, हमने ये उसको बता दिया क्यों उसने बेस्ट परफॉर्मर ए क्यों है, वो भी हमने एग्जांपल्स के साथ रीज़न दे के बता दिया। मीन ऑफ ए हमने निकाला था, मीन ऑफ बी निकाल दिया, मीन ऑफ सी निकाल दिया। अब कंपेयर किया उनके एवरेज स्कोर का। एवरेज स्कोर की बात करें, सबसे ज़्यादा एवरेज था ए प्लेयर का, इसलिए ए प्लेयर इज़ द बेस्ट प्लेयर या बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द गेम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद के क्वेश्चन आपके 6th 7th 8th और 9th क्वेश्चन हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। आपने इसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं समझ लगा हो, मीन आपको बता दिया बहुत इजीली, बहुत इजी वे में आपको मीन समझाया है। मीन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, दोनों आपको बहुत इजी मेथड से समझाया। अगर इसमें फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाएं, ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एजुकेशन से रिलेटेड, इस क्लास से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ उसमें हमको मैसेज कीजिए ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई कर सकें, ठीक है। तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में। आज के लिए लेते हैं अलविदा। मिलेंगे आपको अगली क्लास में अगले क्वेश्चंस के साथ और नए कॉन्सेप्ट के साथ जो आप अगली एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हैं, जो कि है मीडियन और मोड, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।